हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अतिलुत्तरी में आएगा, ठीक है, या तो लघुत्तरी में। ठीक, तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक, तो देखिए हम आपको इस हिसाब से बता रहे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्या है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लें और रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने अभी से अच्छे से जो हम जिस तरह हम बता रहे हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो आगे जब परीक्षा का टाइम आएगा, जब वहाँ एक दिन में 3-3 पेपर होंगे, तो देखना अगर आप जिस हिसाब से हमने बताया उसी हिसाब से अगर पढ़ कर गए, तो वहाँ पर आपको आसानी से ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा और आप बहुत आसानी से सारा कॉन्सेप्ट समझ कर गए होंगे, तो ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। नहीं तो अगर देखिए अभी से ज़्यादा फालतू की चीज़ें लिखते गए या याद करते गए, तो जानते हो क्या होगा कि लास्ट टाइम क्या होगा, जब परीक्षा के टाइम आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, तो अगर आप एक बार रिवाइज एक बार बस क्वेश्चन देख लेंगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिना याद किए क्वेश्चन ही उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, हम ऐसा तरीका आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपको अभी लग रहा है, लेकिन आपको ये बात मेरी तब याद आएगी जब आपके पेपर होंगे, क्योंकि उसी टाइम जब 3 पेपर होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है। तो आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है, और इसके बीचों बीच एक रेखा ये खींची गई है। जो ये बीचों बीच रेखा खींची गई है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा, याद है? इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, देखिए इसको हम दूसरा नाम है कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए जब ये बीचों बीच पृथ्वी के ऊपर रेखा खींची गई है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये कोई रियल रेखा नहीं है। आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। देखिए ये पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ये काल्पनिक रेखा मानी गई है। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर अब देखिए जब ये बीचों बीच रेखा खींची गई है, तो इसके ऊपरी वाला भाग हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गोलार्ध के बारे में जब आपको बता चुके हैं, वहां पर हम ये सब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इस 0 डिग्री की रेखा के ऊपर एक रेखा खींची गई है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री। ये देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, देखिए 0 डिग्री के ऊपर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं, इस रेखा को, ये 23.5 डिग्री क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी है, तो इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में रेखा खींची गई। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। फिर देखिए जो विषुवत रेखा के देखिए दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची गई है, इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है, देखिए जो बीचों बीच रेखा खींची गई इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, तो इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा, इस रेखा को क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा। और देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए आपको समझ में आया होगा कि कर्क रेखा कहाँ है, देखिए विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर साइड में। ठीक है, और मकर रेखा विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिण साइड में, यानी मकर रेखा कहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूर्य की लोकेशन कहाँ पर होती है, देखिए सूर्य किन किन दो रेखाओं के बीच में रहता है, तो देखिए देखिए जो हमारा सूर्य है, ये देखिए विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है, इस प्रकार वो घूमता रहता है। देखिए ये कर्क रेखा तक जाएगा और मकर रेखा तक आएगा, बस इसी के बीच में आता रहता है। देखिए इसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं, इसके बाद सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं, देखिए लंबवत नहीं पड़ेंगी, ये यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर तक तो लंबवत पड़ेंगी यानी डायरेक्ट पड़ेंगी, लेकिन इसके बाद लंबवत नहीं पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब सूर्य इस साइड में आता है, देखिए यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, सूर्य यहाँ तक, इन दो रेखाओं के बीच रहता है। तो देखिए सबसे ज्यादा देखिए गर्मी कहाँ पर पड़ती है, तो देखिए ये जो विषुवत रेखा वाली जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य लंबवत 2 बार पड़ता है। ठीक है, और यहाँ के लोग ज्यादातर काले बहुत होते हैं। ये हम आगे चलकर भी जब ताप कटिबंध अभी आगे पढ़ेंगे, तब वहां पर बताएंगे किन किन देशों के लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, और देखिए जो हमारी जो ये पृथ्वी देखिए ऊपर कर्क रेखा है, तो हमारी कर्क रेखा भारत से ही गुजरती है 8 राज्यों से होकर। तो देखिए ये हमारा ये कर्क रेखा पर है भारत, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार कुछ भारत है।
ठीक, ये देखिए यहाँ पर से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है? तो भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है? अब देखिए कर्क रेखा की डेफिनेशन। अब तीनों रेखाओं की जो हमने कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा बताई, इनकी एक एक डेफिनेशन आप देखिए, क्योंकि हमने वहां पर आपको लोकेशन बता दी कि वो कहाँ पर खींची है या किस हिसाब से है। क्योंकि कर्क रेखा एक काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है, ठीक है? जैसा कि हमने पहले बताया कि काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए यहाँ पर लिखा है 23.5 यानी 23.5, लेकिन आपको पेपर में इस हिसाब से लिखा दिखाएगा, ठीक है? 23.5 डिग्री, ठीक है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। देखिए वहां पर पेपर में देशों के नाम नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो 17 देशों से गुजरती है, ठीक है? और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कौन-कौन से राज्य हैं? देखिए पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है? तो आइए यहाँ पर देखिए, देखिए कर्क रेखा किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक हो गया गुजरात, यहाँ पर है देखिए गुजरात। ठीक है? यहाँ पर क्या है? गुजरात। एक है ये देखिए गुजरात, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, फिर तीसरा है देखिए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर देखिए यहाँ पर है त्रिपुरा और फिर इसके बाद है मिजोरम। ये रहे आपके 8 राज्य। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन-किन राज्यों से? एक तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा देखिए किसे कहते हैं? तो समझिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और उसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में समान रूप से विभाजित करती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है? जैसा कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। देखिए ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है? तो विषुवत रेखा कहाँ है? पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। देखिए विषुवत रेखा के बारे में और देखिए, यह पृथ्वी के ठीक मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है? जैसा कि देखिए यहाँ पर, ये पृथ्वी के क्या है? बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है और उसके कुल परिधि, इसकी देखिए परिधि है 40,075 किमी यानी किलोमीटर होती है, ठीक है? इसकी परिधि, इतनी है परिधि इसकी। यह कुल 13 देशों तथा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है? यह 13 देशों से गुजरती है, ठीक है? और 3 महाद्वीपों से होकर, आगे अभी हम जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से एक-एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी बस आप इतना समझिए कि 3 महाद्वीप और 13 देशों से गुजरती है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, यानी यहाँ सूर्य की किरणें जो होती हैं वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिससे यह क्षेत्र गर्म और आर्द्र रहता है। ठीक है? यहाँ पर जैसा कि हमने अभी बताया कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा देखिए सूर्य इन 2 रेखाओं के बीच में रहता है। ऊपर वाली कर्क रेखा है ये, कर्क, और नीचे वाली है मकर रेखा। ठीक है? और ये बीच में है भूमध्य यानी विषुवत रेखा। तो सूर्य जो है इसी के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है, ठीक है? तो इस वज़ह से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा होने से देखिए यहाँ पर लोग ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा काले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका के ज़्यादातर लोग या वेस्ट इंडीज़ के लोग, ठीक है? तो जिन-जिन देशों से गुज़रती हैं हम आगे चलकर आपको बताएँगे जब अगले चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, ठीक? अब आइए देखते हैं मकर रेखा। देखिए मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, वो यह वह अक्षांश रेखा है, ठीक है? यानी देखिए ये जो है रेखा मकर रेखा, ये है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा और ऊपर वाली है कर्क रेखा और जो ये नीचे वाली है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है? ये कौन सी है? ये मकर रेखा है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा इनकी हम मैप में आपको लोकेशन दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए जो ये रेखा गुजर रही है, ये जो लाइन गुजर रही है, ये है देखिए कर्क रेखा, ठीक है? कर्क रेखा ये देखिए, तो ये है देखिए कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा एक महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, ठीक? इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अपना भारत है, एशिया महाद्वीप। इन देखिए इन महाद्वीपों से 4 महाद्वीप है और एक यूरोप महाद्वीप। 1, 2, 3 और ये 4, 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर ये है अपना भारत, ठीक है? यहाँ पर।
तो ये कर्क रेखा जो है भारत से भी गुजरती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो ये है देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये देखिए यहाँ पर से निकल रही है, ठीक है। ये है विषुवत रेखा, ठीक। और इसके नीचे है देखिए, ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा, सॉरी। ये है मकर रेखा, सबसे नीचे वाली जो रेखा गई है, ये है मकर रेखा, ठीक। देखिए आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने मैप में आपको ये लोकेशन दिखा दी जहाँ पर कि ये जो कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा जहाँ से गुजर रही है। लेकिन देशों के नाम क्यों नहीं बताए? नहीं, नहीं तो हम देशों के नाम तो बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो देशों के नाम पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखा। तो देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो पहले यहाँ समझिए। यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार देखिए जो रेखाएं खींची हैं पृथ्वी पर, देखिए पृथ्वी पर अगर एक जो क्षैतिज रेखाएं खींची हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे ये पड़ी वाली लाइन देखिए, क्षैतिज रेखाएं, इस प्रकार अगर रेखाएं खींची हैं, तो जो ये सारी रेखाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। पृथ्वी पर ये जो क्षैतिज रेखाएं खींची हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये है देखिए 0 डिग्री अक्षांश। देखिए पृथ्वी पर जो इस प्रकार की क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो देखिए इनकी विशेषताएं या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप? पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए ये हमने देखिए किसी भी चीज की, अगर किसी भी वस्तु की अगर विशेषता लिखनी है, अगर आप उसको या उसका चित्र अगर आपको दिखा दिया जाए, तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए हमने देखिए आपको ये हमने फिगर बनाकर समझाया, क्योंकि अब देखिए अब इसके बारे में आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए यह रेखाएं समानांतर होती हैं। देखिए ये जो रेखाएं हैं सभी समानांतर रेखाएं हैं। ये देखिए समानांतर क्यों है? कि देखिए इनको चाहे जितना आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। ये रेखाएं इस प्रकार मिलेंगी नहीं, यानी ये हमेशा समानांतर रहेंगी, ठीक है। और अगला देखिए, अगली लाइन है, इनकी दूरी बराबर होती है। देखिए इनके बीच की जो दूरी है, ये हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं हैं। और देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी जो है, तो ये कितनी है? 111 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए यह सभी रेखाएं बराबर नहीं होती। ये जो देखिए ये सभी रेखाएं हैं बराबर नहीं होती, क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो रेखा है, यहाँ पर जो विषुवत बीच वाली रेखा है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, ये सबसे बड़ी रेखा है। लेकिन जितना ही आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर जब आप ध्रुवों के पास पहुंचेंगे, ये है देखिए ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला है जैसे दक्षिणी ध्रुव। तो जितना आप ध्रुव के पास जाएंगे, उतना वहीं पर देखिए इनकी दूरी कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्रुवों के पास जाने पर इनकी दूरी कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया ये सभी रेखाएं बराबर नहीं होती। अगली लाइन है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक है। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, ये सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक है। ये जो सबसे अक्षांश रेखा कौन सी लंबी होती है? तो ये है भूमध्य रेखा। अगला देखिए, यह वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। ये देखिए ये वृत्ताकार रेखाएं होती है, क्योंकि क्यों वृत्ताकार होती हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी है गोल, तो ये रेखाएं देखिए इस प्रकार खींची हैं, इस प्रकार रेखाएं बार बार इस प्रकार वृत्ताकार रेखाएं बनी हैं ये, ठीक है। ये वृत्त बनाती हैं इस प्रकार, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। आप ग्लोब में देखिए इस प्रकार पेन से आप लाइन खींचिए, तो देखिए इसी प्रकार गोल गोल बनेगी लाइन। अगली देखिए, अक्षांशों की संख्या 181 होती है। देखिए अक्षांशों की संख्या 181 कैसे है? तो देखिए ये है 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर आप जाएंगे, तो देखिए ऊपर जाने पर ये 90 डिग्री अक्षांश। ये है टोटल अक्षांश कितने हैं? 90। और इसके नीचे भी टोटल है 90 अक्षांश। कितने हैं? 90। तो देखिए इनको जोड़िए, तो 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री अक्षांश, एक ये जोड़ लेंगे तो कितना हुआ? 90 90 180, ठीक, प्लस 1, यानी टोटल कितना हुआ? 181। तो ये टोटल कितने अक्षांश हैं? 181। कैसे पता चला? देखिए ऊपर जितने अक्षांश हैं, ऊपर है 90 अक्षांश, ठीक है। और 0 डिग्री के देखिए दक्षिण में ये भी हैं 90 अक्षांश। तो टोटल इनको जोड़ा तो 180 हुई, और एक 0 डिग्री अक्षांश, ये भी तो इसको तो ऐड करेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 180 अक्षांश। तो आई होप आपको अक्षांश रेखाएं क्लियर होंगी। आपको देखिए इस हिसाब से हमने लिखा है, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने फिगर से सारा कुछ समझ लिया, तो आप ये भी याद नहीं करना होगा, आप खुद अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आइए देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देखिए देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार जो रेखाएं खींची हैं पृथ्वी पर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो इस प्रकार देखिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। एक डेफिनेशन तो आप यहीं से क्लियर हो गई, याद करना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ भी टफ नहीं है। देखिए ये क्या है? सब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, ये जितनी रेखाएं हैं देखिए ये सभी यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमसे बनाने में थोड़ा गलती हुई है, लेकिन ये देखिए सारी रेखाएं इस प्रकार मिल रही हैं, ठीक है।
तो ये जितनी रेखाएं हैं ये सारी इसी में मिलेंगी। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। यानी पृथ्वी के देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये देखिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखिए यह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखे यहाँ पर बनाया, देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है और इसको और ये नीचे है जो दक्षिणी ध्रुव, इनको जोड़ती हैं आपस में। यह सभी रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती है। देखिए ये दोनों जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के एक ही बिंदु पर यहीं पर देखिए मिल रही हैं। ठीक, और ये यहाँ पर मिल रही है। ठीक, इसके बाहर ही नहीं जा रही। देखिए ये भी यहाँ पर मिलेगी, ये सारी जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर मिल रही हैं। यह ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। देखिए इस प्रकार अगर पड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार, तो इन्हें हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर इस प्रकार खड़ी रेखाएं हैं तो इन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। यानी ये कैसी रेखाएं हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। देखिए भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है, देखिए अगली लाइन है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए ये भूमध्य रेखा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से भूमध्य रेखा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। तो यहाँ देखिए देशांतरों के बीच की दूरी जो है यहाँ और यहाँ इनके बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है, इनके यहाँ पर देखिए यहाँ और इसके बीच में गैप ज्यादा है। ठीक है, लेकिन देखिए कह रहा है ध्रुव की ओर बढ़ने पर यह दूरी कम होती जाती है। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर ध्रुव पर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए जहाँ जैसे ही आप ध्रुव के पास जा रहे हैं तो ये दूरी देखिए कम होती जाती है। ये बीच की दूरी जो है ये कम होती जा रही है यहाँ पर। ये देशांतर रेखाएं समय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए इन देशांतर रेखाओं से ही हमें समय का पता चलता है। जैसे लड़ेंगे जब वहाँ, इन्हीं देशांतरों से क्या है हमें टाइम का पता चलता है। जैसे देखिए जब हमारे यहाँ देखिए 12, जब दिन के 12 बजे होते हैं तो अमेरिका में क्या होता है? रात के 12 बजे होते हैं। ठीक है, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है। क्यों? ये कैसे? वहाँ पर देखिए यहाँ टाइम कुछ और होता है, वहाँ टाइम कुछ और होता है। तो इसका निर्धारण हम देशांतर रेखाओं से के द्वारा ही करते हैं। इन देशांतर रेखाओं से हमें समय का पता चलता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और सारा जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितना भी हमने कॉन्सेप्ट बताया देखिए इसको एक साथ देखिए समझिए और इसके बाद कॉपी पर नोट करते चलिए, जो कि रिवीजन करने में आपको आगे चलकर आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।